1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बार का बजट एक अंतरिम बजट था। क्यों? आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि अंतरिम बजट क्या होता है। तो आपको पता होगा कि 2024 एक इलेक्शन ईयर है, यानी आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट फुल बजट पेश नहीं कर सकती है। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि बजट पेश करने की जरूरत ही क्या है जब वो फुल बजट ना हो। तो इलेक्शंस जून तक होंगे, यानी जून में एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, यानी जून तक देश का लेखा जोखा या खर्च और इनकम क्या होगा इसके लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट इसलिए भी पेश किया जाता है क्योंकि अगर पेश करने वाली जो बजट गवर्नमेंट पेश कर रही है वो गवर्नमेंट रिपीट होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए सरकार अपने जून तक के खर्चों को एक बजट के रूप में पेश करती है, जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है। तो इस बार के बजट में क्या है खास, किसको मिली राहत और कौन हुआ निराश, ये सभी बातों को हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। India's Finance Minister Nirmala Sitharaman will present her last budget of the current term on February 1. Looking to make India a Viksit Bharat by 2047. इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक और पहुंचाया जा सके। बजट की बात करें तो आपके मन में प्रश्न जरूर उठता होगा कि बजट क्या है और क्यों है। तो आपको बता दें कि बजट किसी भी सरकार का पूरे एक फिजिकल ईयर का लेखा जोखा होता है, यानी कि एक सरकार कहाँ से पैसे कमाएगी और कहाँ पर उसको खर्च करेगी, इसका एक एस्टीमेट बनाया जाता है, जिसे कि बजट के रूप में संसद द्वारा लोगों तक पहुँचाया जाता है। इसकी ज़रूरत क्या है? तो आपको पता होगा कि भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी कि लोगों का शासन और लोगों के द्वारा होना चाहिए, यानी जो सरकार बनी है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। तो इसके लिए सरकार को अपने खर्च और इनकम का पूरा ब्यौरा पूरी जनता के सामने रखना होता है, इसलिए वो बजट के रूप में संसद के द्वारा इस ब्यौरे को पेश करती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि सरकार पैसे कमाती कहाँ से है और खर्च कहाँ से करती है। तो आपको सबसे पहले उसकी एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो सरकार 2 तरीके से पैसों को खर्च करती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन, सैलरी या अन्य फ्रीबीज या वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए जो पैसे खर्च करती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि रेलवेज, ब्रिज या रोड्स बनाने की जो पैसे लगते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिया जाता है। 2023 और 24 के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए था, जिसे 2024 और 25 में बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ कर दिया गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो 2023-24 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए था उसे बढ़ाकर 2024 और 25 में उसे 36 लाख करोड़ रुपए के करीब कर दिया गया। यानी इंडियन गवर्नमेंट का पूरा खर्च देखा जाए तो 2023 और 24 में ये 45 लाख करोड़ रुपए के करीब था, जबकि 2023 और 24 में इसका एस्टीमेट 47 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। यानी कि 2024 और 25 के फिजिकल ईयर में सरकार का एस्टीमेट 47 लाख रुपए खर्च करने का है। अब आप ये सोचते होंगे कि सरकार जब 47 लाख रुपए खर्च करने का एस्टीमेट बना रही है तो पैसे कमाएगी कहाँ से। तो आपको बता दें कि सरकार का इनकम भी 2 तरीके से होता है, एक होता है रेवेन्यू रेसिप्ट्स और दूसरा होता है कैपिटल रेसिप्ट्स। रेवेन्यू रेसिप्ट्स में टैक्स पेयर जो अपना टैक्स देते हैं या जिस अन्य टैक्स या एक्साइज ड्यूटीज द्वारा जो पैसे कमाए जाते हैं उसे रेवेन्यू रेसिप्ट्स में कहा जाता है। और कैपिटल रेसिप्ट्स में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे जो इनकम जनरेट होती है उसे कैपिटल रेसिप्ट्स में रखा जाता है। रेवेन्यू रेसिप्ट्स की बात करें तो जो 2023 और 24 में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 2024 और 25 में 30 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। कैपिटल रेसिप्ट्स की बात करें तो यह लगभग 80,000 करोड़ रुपए 2023 और 24 में था, लेकिन 2024 और 25 में ये घटकर 79,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी टोटल इनकम की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट की 2023 और 24 की टोटल इनकम 27 लाख करोड़ रुपए के करीब थी, जो 2024 और 25 में 30 लाख करोड़ रुपए की होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खर्च करने का अनुमान तो 47 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन इनकम केवल हो रहा है 30 लाख करोड़ रुपए का, यानी 17 लाख करोड़ ये सरकार कहाँ से कम लाएगी।
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार एक घाटे या कर्ज की सरकार के रूप में जानी जाती है, यानी उसे डेफिसिट सरकार के रूप में जाना जाता है। यानी ये 17 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार अन्य विदेशी संस्थाओं या अन्य देशों से लोन के रूप में लेगी। जी हाँ, 17 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार कर्ज लेगी जिससे कि उसका खर्चा चलेगा। अगर इसे 1 रुपए में समझा जाए तो भारत सरकार की 1 रुपए की इनकम के लिए इसमें से 34 पैसे यानी कि लगभग 34% जो होता है वो कर्ज से आता है, और बचे हुए 15% इनकम टैक्स, 17% जीएसटी और 7 से 8% के लगभग एक्साइज ड्यूटी से आता है। अगर इसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1 रुपए का 20 पैसा यानी लगभग 20% इसकी इनकम उस लिए गए कर्ज का ब्याज देने में चला जाता है। अन्य राज्यों के कुछ हिस्से पैसे दिए जाते हैं और कुछ जो होता है सैलरी और पेंशन के लिए खर्च किया जाता है। घाटे की बात करें तो 3 प्रकार के घाटे लिए गए हैं, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो 2023 और 24 में जो 2.3% ये कुल जीडीपी का प्रतिशत है, यानी जो जीडीपी का कुल 2.3% था उसे 2024 और 25 में 1.5% पे लाया गया। यानी ये प्राइमरी डेफिसिट यानी जो प्राथमिक घाटा है उसे सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। अगला है फिजिकल डेफिसिट, यानी पूरे वर्ष सरकार कितना घाटा सहेगी या कितने घाटे में रहेगी उसका अनुमान लगाया जाता है, जो 2023 और 24 के करीब 5.8% था, जिसे 2024 और 25 में कुल जीडीपी का 5.1% करने का प्रयास किया जाएगा। यानी ये भी फिजिकल डेफिसिट को भी गवर्नमेंट कम करने का प्रयास कर रही है। तीसरा है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो 2023 और 24 में 2.9% था उसे 2024 और 25 में 2% में लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। यानी देखा जाए तो तीनों डेफिसिट यानी तीनों घाटे जो है सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। यानी कहीं ना कहीं सरकार का पूरा प्रयास है कि देश पे कम से कम कर्ज हो और जितनी हो सके उतनी इन सभी डेफिसिट्स को कम किया जाए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस बजट से किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला है। तो आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हर बार फाइनेंस मिनिस्ट्री को ज़्यादा बजट का हिस्सा दिया जाता है क्योंकि उसे कर्ज चुकाना और अन्य मंत्रालयों को भी देना होता है, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को हर बार सबसे अधिक पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो इस बार सबसे ज़्यादा बजट का भाग डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है, जो लगभग 6.1 लाख करोड़ रुपए था। जिसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जिसे लगभग 2.78 यानी कि 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रेलवे। रेलवे को लगभग 2,55,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी सबसे कम बजट इस बार का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दिया गया, जो लगभग 1,78,000 करोड़ रुपए के करीब था। यानी कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत की अस्मिता कृषि से जुड़ी हुई है, फिर भी इस बार का सबसे कम बजट कृषि को दिया गया है। अब इसके बाद कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बजट में और क्या खास है, तो आपको कुछ मिनिस्ट्रीज के टॉप मिनिस्ट्रीज के अनाउंसमेंट की बात कर देते हैं। तो रेलवे के द्वारा वित्त मंत्री ने एक कंफर्म किया कि इस बार रेलवे के लगभग 40,000 नॉर्मल बोगीज को वंदे भारत के स्टैंडर्ड में लाया जाएगा और रेलवे के कई एनर्जी या सीमेंट कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। दूसरी बात करें एनर्जी की, एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया कि हर लगभग 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर लूप लगाया जाएगा, यानी कि बिजली वहाँ पे कम होगी और उस सोलर पैनल के द्वारा उस 1 करोड़ घरों में बिजली को जनरेट किया जाएगा। तीसरा बात करें हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ सेक्टर में हाल ही में आपने सुना होगा सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीनेशन का प्रावधान दिया जाएगा। और दूसरी बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, जो कि मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसे आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के साथ जोड़कर इसे और एक्सपेंड किया जाएगा। ये बात करें हाउसिंग की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा अगले 5 साल में और 2 करोड़ गरीब लाभार्थियों को घर प्रदान किए जाए। आगे बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में 2 सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसमें पहला घोषणा है कि अब फार्मर्स नैनो डीएपी फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए उसमें जोर दिया जा रहा है, यानी किसान
अब ज़्यादा से ज़्यादा नैनो DAP फर्टिलाइजर यूज करें। और दूसरा ये है कि इसमें मत्स्य संपदा योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत 55 लाख रोजगार सरकार जनरेट करने की कोशिश कर रही है। इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या और कमी रह गई? आपको ये भी बता दें कि इस बार का जो मिडिल क्लास है यानी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो 2023 और 24 का टैक्स शेड्यूल था वही इस बार का भी शेड्यूल रखा गया, यानी टैक्सेस में नो चेंज किया गया, कोई भी बदलाव टैक्सेस में नहीं किया गया। इन सब को जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे सरकार का इस बजट के द्वारा विजन क्या है। तो सरकार का विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। यानी सरकार ने ये अनुमान लगाया है कि भारत का अगर ग्रोथ ऐसे ही रहा तो 2047 तक उसे विकसित राष्ट्र बना दिया जाएगा। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि 2023 और 24 का जब बजट पेश किया गया था तो मोदी गवर्नमेंट ने इसे अमृत काल का बजट कहा गया। This is the first budget in Amrit Kaal. यानी उसमें ये विजन रखा गया कि ये भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पे जो अमृत काल या अमृत महोत्सव शुरू गया है, यह उसका बजट है। यानी अमृत काल को अगर वैदिक शब्दों में समझा जाए तो अमृत काल ऐसा एक समय आता है जिसे गोल्डन एरा कहा जा सकता है। यानी वहाँ उस काल में रहने वाले हर लोगों की हर सुविधा और हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। इसी तरह 2024 और 25 के बजट को एक विकसित राष्ट्र का बजट कहा गया, एक विकसित भारत का बजट कहा गया। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस बजट को जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इन सब को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट और बजट में क्या ऐड कर सकती थी या क्या किस सेक्टर में और उसे प्रयास करने की जरूरत है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।